पावर माइनस ई ए अपान आर टी, यही लोग जो क्रॉस करेंगे, जो फ्रैक्शंस में कुछ लोग होंगे, तो इसका मतलब के बराबर हो जाएगा ई के पावर नहीं, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे ई के पावर ई ए अपान आर टी, या पहले रेट में कह लो कि रेट जो है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के पावर ई ए अपान आर टी, यानी जब जितने लोग क्रॉस करेंगे उतने रेट होगा। अगर रेट बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, तो कहेंगे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के पावर ई ए अपान आर टी। तो इसका मतलब अगर यहाँ हटाएंगे कांस्टेंट, ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा ए, और ई के पावर ई ए अपान आर टी, यानी ये जो फार्मूला निकल के आया है वो यहीं से आया है, यही फार्मूला आर्हेनियस ने बताया था। एक बार मैं फिर समझाता हूं, सिंपल तरीके समझाता हूं आपको। ये जितने रिएक्टेंट होंगे सबके सब प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे, ये पता है। तो प्रोडक्ट में कौन चेंज होगा, उसमें से जो रिएक्टेंट किसके पास एनर्जी बाहर से कहीं मिल जाए, उसमें से कुछ लोग थ्रेशोल्ड पहुंचेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें हम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे, यानी 100 में कितना, 100 मान लिया कि टोटल 100 है तो 100 में कितना, तो हमने 100 कहा। हमने देखा कि अगर यहाँ तक ग्राफ देखते हैं, ये पीक पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग एनर्जी ले रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने एनर्जी लोग रखे हैं सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। देखो प्रोडक्ट में कितने चेंज हो रहे हैं, बहुत कम, क्योंकि कहाँ पहुँचना पड़ेगा आपके पास, आप एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करिए या उसके बराबर पहुँच जाइए, तब प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो हमने एक लाइन कहा कि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इसमें से कुछ मॉलिक्यूल विच अक्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी, तो उनमें से कौन होंगे, एक्सपोनेंशियल पावर ई अपान आर टी, ये होंगे। तो हमने इसे कहा कि ये तो रेट, भाई जितने ज़्यादा ये क्रॉस करेंगे उतने जो रेट होगी, नहीं तो उतने तो दर होगी, रेट होगी प्रोडक्ट बनने की। तो हमने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। तो जब हमने रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेट अगर 2 टाइम्स, रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स बढ़ता है तो रेट भी तो बढ़ेगी 2 टाइम्स, तो ये हो गया, हमने के कह दिया, और इस प्रोपोर्शन को हटाया तो इसका नाम क्या हो गया, ए। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यही थी आर्हेनियस इक्वेशंस, और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ लिख लीजिए, ये सब क्या है, लिखिए ए के बारे में लिखिए। तो ए को क्या कहते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट्स। तो इसका ए का नाम है आर्हेनियस कांस्टेंट्स, इसका 3 नाम है। तो पहला नाम है आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। यहाँ देखो ई से पहले है, तो ई से पहले क्या बोलते हैं, प्री, नहीं समझ रहा, प्री माने क्या, पहले। तो किससे पहले, एक्सपोनेंशियल से पहले, तो क्या नाम हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, ये भी कह सकते हैं। ई से पहले है तो इसे बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। और या फिर इंसर्ट में देखोगे तो एक नाम इसका और है, क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, या इसका नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। ई ए क्या है, ये लिख लो, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। किस में निकालोगे, अगर आप जूल में निकालते हो तो कितना लोगे, 8.3 करके। तो अक्सर देखना यूनिट में क्या है, जूल में निकालना है तो वही रखिएगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट्स, और टी जो है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो है हम अक्सर केल्विन में ही लेते हैं, तो टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब आओ इसको देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। छोटी सी चीज़ें थी, मैंने आपको बहुत डिटेल जो है
कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ाया, ना कोलिजन फैक्टर बताया बहुत, बस मैं आर्हेनियस के बारे में प्रूव करना था तो मैंने बताया। यानी ये मोटी से मोटी चीज़ें हो गई कि यह सबके सब प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे, तो कुछ फ्रैक्शंस चेंज होंगे, वही जो है किसके बराबर हो जाए, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए या उसके ग्रेटर होंगे, तो वही टकराव प्रोडक्ट में ही चेंज होगी। ये आपके चीज़ें जो हैं। अब आओ देखते हैं, अगर अब ये फार्मूला निकल के आया कि K इजकल टू ई के पावर EA अपान RT है, तो कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ। पहला पॉइंट्स कि अगर टेम्परेचर को हम इनफाइनाइट कर दें, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ, रेट कांस्टेंट या रेट 2 टाइम्स बढ़ जाती है। आओ देखते हैं, अभी हेडिंग क्या था, टेम्परेचर और जो है रेट कांस्टेंट में इफेक्ट, वही देख रहा था। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, इनफाइनाइट तक कर दिया, तो T इक्वल टू क्या कर दिया, इनफाइनाइट्स, तो रखो यहाँ इनफाइनाइट्स। तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी है। इसका बराबर किसके आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो यानी क्या बराबर हो जाएगा, तो जब ये तो के बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो लिखो T इनफाइनाइट अगर कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बराबर 0, तो ये पॉइंट हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा, अरे e के पावर 0, तो इसका मतलब हो गया 1, तो क्या हो गया, k बराबर a के, यानी रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगी, जो ये आपका रेट कांस्टेंट k है वो किसके बराबर हो गया, आर्हेनियस फैक्टर्स या आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। अब जो है अगर इसी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज का मतलब जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को हम दोनों तरफ ln ले तो इसको हम चेंज करते हैं, इस फार्मूले को, कुछ इससे और चेंज होके आएगा। क्या कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया आपने बोथ साइड जो है ln ले लिया। तो लीजिए, जब दोनों तरफ तो क्या लिखेंगे, ln के, इसे क्या कहेंगे, ये इनटू है ना, ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहेंगे, ln a इंटू ये है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। जब कोई a क्रॉस भी होती, ध्यान दीजिएगा, log a क्रॉस भी तो प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा ln e के पावर EA अपान RT होता है। सॉल्व करिए, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा फैक्टर कहाँ आ जाएगा, आगे, तो ln k इजकल टू ln a, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये पूरा आगे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस EA अपान RT, ये हो जाएगा ln e, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1, तो इसको छोड़ दे, किसी की बेस होता तो वैल्यू 1, ये 1 हो गया, तो मेरे पास इतना आ गया। तो इसको अगर आप लॉग के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कर लीजिए। तो अगर कोई ln होता है तो लॉग फॉर्म में क्या आता है, 2.303, तो यह चेंज कर दें लॉग के फॉर्म में, तो यहाँ रख सकते हैं। तो क्या कहेंगे लॉग, ऐसे कर 2.303 लॉग्स, ये कर लीजिए। तो यहाँ करेंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा, ये जब इसको हटाएंगे तो 2.303 लॉग के, ये क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ए, ये हो जाएगा EA अपान RT। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। जब आप उधर इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2.303 से, तो क्या बचेगा, लॉग के इजकल टू लॉग ए माइनस EA अपान 2.303 RT। एक फार्मूला तो आपका ये इस्तेमाल हो जाएगा। और देखते हैं, अगर हमें ग्राफ देखना जाए किसके बीच में, इसके बीच में, पहले वाला ये वाले में, इसमें ग्राफ देख लें, एक बार ln के फॉर्म में ग्राफ दे लें, एक बार लॉग के फॉर्म में देख लें। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू, तो यहाँ ये y है, ठीक है, ये है mx और ये है c। तो अगर ये ग्राफ देखा जाए, ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ को देख रहे हैं,
तो ये है आपका, दो चीज़ें हैं कि 1/t में ग्राफ देखते हो या t में देखते हो, तो अभी मैं 1/t में ग्राफ देखते हैं। ln जो है, जो सेम है इसे देखता हूँ, तो ln k है और ये है 1/t, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट यहाँ से कहीं ना कहीं कटेगी, तो ये वाला पार्ट जो इंटरसेप्ट कहलाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्लोप ये होगी, स्लोप स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन निगेटिव स्लोप होगी, ध्यान देना। तो यहाँ से यहाँ का पार्ट क्या है, इसे क्या बोलेंगे, ln a। किताब में अक्सर देखेंगे तो यहाँ लिखा रहता है ऐसे करके, लेकिन तो यहाँ लिखा होगा ln a, लेकिन ये इंटरसेप्ट पूरा ln a है। अब आपका ये हो गया ln k हो गया, ये ln a हो गया, तो बचा क्या आपके पास, स्लोप। तो स्लोप यही कहलाएगी, लेकिन किस में होगी, निगेटिव में, और वैल्यू क्या होगी, EA/r, ये वैल्यू हो जाएगी। तो निगेटिव स्लोप होगी और वो होगी EA/r। आते हैं, अगर आपने इस ग्राफ को चेंज कर दिया, किस में ले लिया, इस वाले ग्राफ में, तो क्या कहेंगे, फिर वही ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा mx। तो अगर इसमें ग्राफ देखते हैं, ये आपका 1/t है, ये हो जाएगा log k में, ग्राफ वही रहेगी, निगेटिव स्लोप रहेगी। ये जो वैल्यू होगी आपकी कितना हो जाएगी, ये देखो log a पूरा कहलाएगा, यहाँ ln ये था तो आपकी क्या कहेंगे, log a। ये लिखा यहाँ होता है लेकिन वैल्यू पूरी ये होती है, ये पूरी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जो है स्लोप होगा, स्लोप कैसी है, निगेटिव है, कितनी वैल्यू होगी, अब ये हो जाएगा आपका पूरा ये EA/2.303r, ये ग्राफ बना लीजिए। दो टेम्परेचर देके चीज़ों को पूछते हैं, तो मैं भी अब टेम्परेचर चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगी। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हमें 10 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हम टेम्परेचर लेंगे, मान लो T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 होगी, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट T2 होगी। दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, तो लिखिए इफ़ टेम्परेचर हम चेंज करने जा रहे हैं, अलग टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, लिखिए इफ K1 and K2 are the value of rate constant, if K1 and K2 are the value of rate constant at temperature T1 and T2 respectively, if K1 and K2 the value of rate constant at temperature T1 and T2 respectively, तो आपका एक फार्मूला था, क्या था, उस फार्मूले पे लिखो। अभी जो आया था वो आया था ln k इक्वल टू आया था ln a माइनस क्या था EA/RT। तो इसी पे दो चीज़ हो जाएगी। अब ये रहा, अगर हमने मान लो टेम्परेचर क्या कह दिया, K1 अगर रेट कांस्टेंट है तो हम कहेंगे ln K1, तो क्या हो जाएगी ln A ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा EA/, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कांस्टेंट है, यही खाली चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा T1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ln K2 है तो ये ln A रहेगा माइनस EA/RT2। टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाती है। अगर ऐसे सब्सट्रेट करें, घटाइए, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दीजिए, या ऐसा करना है 2 में से 1 घटा दीजिए। तो अगर इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, सब्सट्रेट करेंगे तो क्या कहेंगे, ln K2, इसमें माइनस करेंगे ln K1, ये रहेगा, ये पहले रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ln A है,
माइनस ई ए अपान आर टी टू है, कहेंगे माइनस एल एन ए, ये हो जाएगा प्लस ई ए अपान आर टी वन। देखो ये प्लस और ये माइनस हट गया, तो बचा क्या आपके पास एल एन के टू अपान के मा, ये कुछ फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर है तो क्या बनता है, कहेंगे एल एन के टू बाई के वन, ये नीचे रहा होगा फिर चेंज हो गया तो एल एन हो गया ये। अब देखो ये प्लस है तो प्लस को पहले ले आओ, तो क्या कहेंगे ई ए अपान आर, तो आर कॉमन है तो यहाँ पे भी जो ई ए का है, चाहे एक साथ लिख लो पहले, आर टी वन है माइनस ई ए अपान आर टी टू है, ये कर लो, अब कॉमन ले लो। तो जब ई ए कॉमन लेंगे, ई ए और आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 1 अपान टी वन माइनस 1 अपान टी टू, ये हो जाएगा एल एन के टू अपान के वन। एक फार्मूला तो ये बन गया। और अगर इसी फार्मूले को चेंज करना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में चेंज कर लो, तो यहाँ क्या कहलाएगा लॉग के टू अपान के वन इजकल टू, यहाँ बस सिर्फ जो है थोड़ा सा चेंज होगा, ई ए अपान 2.303 आर 1 अपान टी वन माइनस 1 अपान टी टू। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं, कैसे एग्ज़ाम में याद करेंगे इस फार्मूले को, कैसे एग्जाम में याद करेंगे। अगर यहाँ के टू अपान के वन है तो यहाँ 1 अपान टी वन माइनस टी टू रहेगा, यहाँ 2 तो यहाँ 1, इसी में कन्फ्यूजन होती है। यहाँ 2 है तो टेम्परेचर T1 से स्टार्ट होगी। ये रहा एनसीईआरटी पे आइए, एक सवाल दिया है एनसीईआरटी पे जो है दो अलग नोट कर लो। एनसीईआरटी में एक सवाल दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, अगर रेट कांस्टेंट ऑफ योर रिएक्शन एट 500 के एंड 700 के, यानी एक 500 टेम्परेचर एक 700 है, इस पे इन्होंने जो है दिया है 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड ये दिया है, तो रेट कांस्टेंट दोनों अलग अलग दिए हैं और कह रहे हैं कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ ई एंड ए। आते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, फोर 4.10 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शंस एट 500 के यानी केल्विन है एंड 700 केल्विन है आर 0.02 सेकंड इनवर्स, दूसरा है 0.07 सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली 0.07 है। करे कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ई एंड ए। कुछ दो अलग टेम्परेचर दिए, कुछ करने नहीं है, क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास क्या है, log K2 अपान K1 इजकल टू ई ए अपान 2.303 R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 फिर रख दीजिए। एल एन में लगाइएगा, लॉग से लगाइएगा, नहीं एल एन में जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अलग अलग है। हमें ये निकालना है तो ये निकाल लेते हैं, 2.303 आर की वैल्यू, जब हमें जूल में निकालना है तो क्या रखें, अभी बताया था कितना रखें, 8.3 करके रखें, बोल चुका हूँ कि आप 8.314 रखा करिए। ये टेम्परेचर है, T1 कितना है 500, तो 500 माइनस 700, दो टेम्परेचर दिया है, अरे T1 दिया है ना, T1 कितना दिया है 500 केल्विन और T2 कितना दिया है 700, रख दीजिए। ये देखो दिया है दोनों, log K2 अपान K1 दिया है, कितना दिया है 0.02 दिया है K1 और 0.07 कितना दिया है K2, वो देखो K1 K2 दिया है, तो K1 इजकल टू 0.02
और K2 इक्वल टू 0.07, एक 700 है, ये हाँ सॉरी, एक 500, एक 700, ये 700 है, ये रख दीजिए लॉग। तो ये हो जाए K2 0.07 अपान 0.02, इसको आप करेंगे तो कितना आ गया 7/2। तो एक तरीका तो ये है कि log 7 माइनस log 2 कर लो, या तो डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा 3.5। तो 3.5 जो है ना तो वैल्यू 3 की होगी ना वैल्यू 4 की होगी, 3 और 4 के बीच की होगी लॉग। एग्जाम में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम 3.5 करते हैं तो log जो है 3.5 है, तो log 4 की वैल्यू कितना होती है 2.2, तो कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 0.6 के आसपास, थोड़ा कम कर लो 0.4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0.5 के। नहीं समझ पा रहे हो? अरे 4 होता तो 0.6 होती है, मैंने कम कर दिया है। तो अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो करीब करीब 0.54 के आसपास होती है। ये हमें निकालना है 2.303 इंटू 8.314, ये रहा सॉल्व करना होगा। ये इधर आएगा तो कितना आएगा 500, 500 माइनस कितना होगा, सॉरी 700 माइनस 500 कितना आएगा 200, और 200 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई दोनों का, तो 35, 7 × 5 = 35 इंटू 40 आगे, ये सॉल्व कर लेना। अभी पूरा मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू कितना 3500 डिवाइड बाई 2। तो जगह 2 चौक 8, 9 2 पंचम 10, 2 7 14, ये एक साथ पूरी मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आ रहा है, करीब करीब ये आ रहा होगा 18230, 18230 पॉइंट समथिंग, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो एनर्जी किस में ले रहे हो, जूल में, 8.3 रखे हो ना, तो आंसर किस में आएगा जूल में, ध्यान रखिएगा ये यूनिट से, तो आ गया जूल में। अब दूसरा निकालना है, दूसरा क्या निकालना है ए। तो ए किस फॉर्म में जाए, लाग वाले में, ध्यान रखिएगा वही एक फार्मूला है उसे निकालिएगा। तो आपके पास तो 2 टेम्परेचर हैं, तो किसी एक टेम्परेचर से निकाल लो वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मिटा देता हूँ। तो जो है आपका फार्मूला है ये, तो फार्मूला क्या था, वही था log A, log के बराबर log A, ठीक है, माइनस EA अपान 2.303 RT, ये है, इसी पे रख दीजिए। तो देखो आपका तो K आ गया, किसी एक के लिए निकालिए, चाहे आप 500 टेम्परेचर पे निकालिए चाहे 700 पे निकालिए। तो अगर आप 500 पे निकालेंगे तो यहाँ 500 रखना पड़ेगा। तो log K की वैल्यू 500 पे कितना है, कितना 0.02, तो ये 0.02 रख लेंगे। हमें A निकालना है तो इसको ऐसे रहने दें। ये हमारा आ गया है, अभी तो निकाला हूँ, कितना निकाला था 18230 पॉइंट के आसपास ना, यही था। ये हो गया आपके, ये हो गया आपका 2.303। R की वैल्यू कितना ले, ध्यान दीजिएगा 8.314, T कितना ले रहे हैं 500। ये सॉल्व कर लीजिए। अभी देखो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसको आप करेंगे, ये से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू इधर लाएंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 × 10⁻²। तो ये log A × B है, तो क्या कहेंगे log A प्लस log B, तो ये करेंगे। तो इसको सॉल्व करो पहले, log A माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे डिवाइड करो, जल्दी करो फटाफट करो। ये रहा, तो इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये किधर आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा log A प्लस log B। तो ये log जो है माइनस में आएगा तो आगे आ जाएगा हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 10⁻²।
तो इसको सॉल्व करोगे, log 2 की वैल्यू कितना हो गया 0.010, ये आगे आएगा -2 बन जाएगा कि नहीं, और प्लस ये बनेगा log 10 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये रहा। इसको जल्दी जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इसको, तो जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जितने जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतने तेज स्पीड से करोगे। अब देखो यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी कि नहीं, तो ये कितना, ये पॉइंट है, ये -2 है, तो माइनस कितना आएगा 1.7 के, ये हो जाएगा log a, ये रहा माइनस, तो मान लेंगे प्लस हो जाएगी ये 1. हाँ, इसको सही सॉल्व करिएगा, इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो 0.2 log a। अब अगर ये 0.2 आया है तुम्हारा, सुनो, तो इसे क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, ये भी तो हो सकता है, या ये कह दीजिए कि 0.2 की वैल्यू किसकी, तो log अपने आप हट जाएगा। तो 0.2 की वैल्यू किसकी हो सकती है, 0.3 की वैल्यू होती है कितना, 0.3 की वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू, तो log 2 से थोड़ा कम होगा, यानी कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग मान लो, तो 1 पॉइंट अगर हम 5 मान लेते हैं तो ये a, तो a बराबर आ जाएगा करीब करीब 1.5 1.6 के आसपास, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे जब log 3 होता तो इसकी वैल्यू कितना होती 0.3 कि नहीं, log 2 की वैल्यू कितना होता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 0.2 की वैल्यू किसकी होगी, 2 से थोड़ा कम, नहीं समझ रहे हो, तो भाई 2 से कम कितना हो सकता है 1.5 1.4 1.6 ये होगा, तो ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेशंस को आपको माइंड में थोड़ा सा करना पड़ेगा। और देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, अलग अलग रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है तो उसके लिए, तो पहला चीज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्टेंट से क्या बन जाए प्रोडक्ट, यही होगा। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनना है तो उसमें से हीट क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है। तो हीट, तो अगर हम डेल्टा एच निकालते हैं तो क्या कहते हैं HP माइनस HR, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाए, कम, तभी तो नेगेटिव होगी। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो HP की वैल्यू कम है HR से, छोटी है, तब नेगेटिव आएगी। तो ग्राफ में देख लो, अगर आप जान चुके हैं कि अगर ये जो है, अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो अगर इधर एनर्जी है, ठीक है, और उधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो इसे बोलेंगे रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, और इसे बोलेंगे एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इसमें रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम। तो रिएक्टेंट किसके पास होगी, मान लो ये थ्रेशोल्ड है, तो रिएक्टेंट किसके पास होगी, थ्रेशोल्ड की तरफ, तो मान लो ये R है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू ये होगी, ये P होगी। तो यहाँ से जो है कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी जब तक इस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुँचेंगे तब तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। तो ये वाली एनर्जी है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड्स। अगर ये वाली एनर्जी देखते हैं तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड्स। और इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो इसे बोलते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच। और डेल्टा एच को आप क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। तो अगर कहा जाए एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बराबर क्या हो सकती है, ये प्लस ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ का फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब। ये
और अगर रिएक्शंस इंडोथर्मिक है तब भी देख सकते हैं, तो चेंज कर देते हैं। अगर ये एक्सोथर्मिक था तो आपकी क्या हो जाएगी, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब कब पॉजिटिव कहेंगे, जब डेल्टा एच एच पी माइनस एच आर है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाए, एच पी की वैल्यू बड़ी हो, किससे, एच आर से, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तभी वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो अगर इनकी ग्राफ देखा जाए, एनर्जी और इसमें ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में क्या मिलेगी, आपकी वैल्यू बड़ी कौन है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके पास होगी, थर्सोल्ड के पास, तो इसको थर्सोल्ड के पास जाएगी। तो चेंज कर लेते हैं ग्राफ। तो जो है आपका मान लो ये जो बैरियर है थर्सोल्ड लेवल है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो आपके रिएक्टेंट जो है ये आर है और प्रोडक्ट आपकी ये पी है। तो रिएक्टेंट से जो है पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो अब की अगर देखा जाए एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड्स की ज़्यादा होगी और ये है एनर्जी ऑफ बैकवर्ड्स की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड की है। और इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस कहलाती है डेल्टा एच। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच एंथैल्पी। तो ये फिर आपके रिएक्शंस हो जाएंगे इंडोथर्मिक के। तो अब जो है इसी तरह से आपको इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्राफ पे भी क्वेश्चन बहुत पहले आया करता था। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये एनर्जी है, या आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी है ये। अब एक चीज़ आती है, इस बैरियर को इफेक्ट डालें या रिएक्शंस को तेज कर दें। रिएक्शंस को तेज करने के लिए क्या करें, तो आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ है कैटालिस्ट। तो थोड़ी सी कैटालिस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो हेडिंग लिखिए कैटालिस्ट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फटाफट नोट करो। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ग्राफ बनी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ, 4-5 पॉइंट बता देता हूँ इसमें। इसको मिटा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ देखते हैं। तो ये रहा ग्राफ कैटालिस्ट के बारे में। ये आपका रिएक्शंस ऑर्डिनेट है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल बैरियर कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पहुँचना होगा, थर्सोल्ड पे। तो मान लो ये थर्सोल्ड है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट अगर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से होगी, फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी और ये आर है, इसके बीच में गए। तो अगर जो है कोई रिएक्शंस अगर जो है कैटालिस्ट नहीं पड़ा है तो वो क्या करेगी, स्लो स्लो धीरे धीरे होगी। कुछ उसमें से कुछ जानते हो मोस्ट प्रोबेबल, यानी कुछ मॉलिक्यूल जाके टकराव होगी, सबके सब नहीं कुछ की होगी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। कैटालिस्ट अगर डाल देते हैं तो क्या होगी, तो ये कौन सा है, कैटालिस्ट विदाउट कैटालिस्ट। और अगर हमने कैटालिस्ट डाला तो क्या होगा, तो ये रहा आपके बैरियर। हमने ये डॉट डॉट बताया, दो चीज़ें, एक डार्क बनी है, एक डैश्ड बनी है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी लाइन है,
विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। और ये वाली लाइन कौन सी है? विद कैटालिस्ट। ये रहा, दोनों में फर्क। आप लोग जानते हैं कि अगर कैटालिस्ट किसी रिएक्शंस में डाल दो तो रिएक्शंस तेज हो जाती है, नाम सुना होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाती है। तो पहला पॉइंट, कैटालिस्ट के डालने से क्या होगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? तेज। तो कहेंगे कैटालिस्ट के डालने से क्या हो जाएगी? रिएक्शन तेज हो जाएगी, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या क्या चीज़ को कम करेगी? पहले आपका थ्रेशोल्ड लेवल दिया था, थ्रेशोल्ड यहाँ ले आई, थ्रेशोल्ड बैरियर ही तो है, ये थ्रेशोल्ड आपका बैरियर है, ये रहा। तो पहला चीज, पहला पॉइंट, थ्रेशोल्ड बैरियर को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। थ्रेशोल्ड लेवल को या बैरियर को कम कर दिया, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड बैरियर को कम करेगी, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं किया क्या? कम किया। देखो यहाँ तक जाना था, अब यहीं आ गई, तो यानी क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी दो होती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो किसको कम करेगी? दोनों को कम करेगी। जिस रेशियो में फॉरवर्ड कम होगा वैसे किस में होगी? बैकवर्ड में कम होगी। तो लिखो एक लाइन, ऑन एडिशन कैटालिस्ट, ऑन एडिशन द कैटालिस्ट एक्टिवेशंस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। किसमें? बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दोनों की कम करेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बैरियर भी कम किया कि नहीं कम किया? थ्रेशोल्ड लेवल कम किया तो पोटेंशियल लेवल कम हुई कि नहीं कम हुई? एक लाइन ये भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। लेवल कहाँ ले आएगी? नीचे ले आएगी, तो पोटेंशियल बैरियर भी नीचे आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गिब्स एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिख लो, डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। नो इफेक्ट या नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी, नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी को अल्टर नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं पड़ेगी। रिएक्शंस अगर तेज होगी तो इक्विलिब्रियम पे फर्क आएगी? नहीं, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या करेगी? इक्विलिब्रियम को पहले ले आएगी। लिखो एक लाइन, ठीक है। लिखो, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, change the equilibrium constants does not change the equilibrium constant and equilibrium stabilize earlier, and equilibrium stabilize earlier। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आएगी, ये कहना होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाया था, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इक्विलिब्रियम तो अल्टर करेगी। इक्विलिब्रियम मान लो पहले आ रहा था,
कुछ समय लग रहा था, अब थोड़ा पहले आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर देगी अर्लियर, पहले कर देगी। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कैटालिस्ट अगर आप डालते हो तो वो रिएक्शन को कैटलाइज करेगी, तो खाली रिएक्टेंट को रोकेगी या प्रोडक्ट या बोथ, तो कहेंगे बोथ को करेगी। एक लाइन लिख लो नीचे, इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस to the same extent. It catalyzed the reactions, it catalyzed the forward as well as backward reactions. ऐसे लिखो, it catalyzed the forward as well as backward reactions to the same extent so that the equilibrium state remains same. So that the equilibrium state remains same. तो यानी जब फॉरवर्ड बैकवर्ड को सेम कैटलाइज करेगी तो इक्विलिब्रियम पे जो है इफेक्ट नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम पहले ले आएगी। इतने पॉइंट हैं आपके कैटालिस्ट के डालने पे रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम कर देगी। ठीक है। रिएक्शंस को तेज कर देगी, पोटेंशियल बैरियर को पहले यहाँ था यहाँ ले आएगी, रिएक्शंस को तेज कर देगी, गिब्स एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें आपकी जो थी वो थे कैटालिस्ट के बारे में। ठीक है। थोड़ी सी हेडिंग है, लिख लीजिए, कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस वही आरएनएस की चीज़ें हैं, मैं थोड़ी अलग से बता रहा हूँ। सेम सब कुछ वही है, इसलिए मैंने आरएनएस को पहले बता दिया था। कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलोजन का मतलब क्या? टक्कर। जितनी बढ़िया टकराव होगी उतने अच्छे जो है प्रोडक्ट। लेकिन टकराव कैसे कैसे होना चाहिए? पहला चीज, कोई यूनिट वॉल्यूम हो, उसमें जो टक्कर हो पर सेकंड के अंदर, वो देखते हैं। दूसरी चीज, जो टकराव हो प्रॉपर ओरिएंटेशंस हो, यानी टक्कर ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो पहला चीज लिखिए, हेडिंग लिखिए, कोलोजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बताता हूँ। हेडिंग लिखिए, कोलोजन फ्रीक्वेंसी, इसे जेड से बोलते हैं। तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखिए द नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्शंस मिक्सचर is known as collision frequency. Of the reactions mixture is known as collision frequency. यानी एक यूनिट में एक सेकंड के अंदर कितना टक्कर हो रहा है उसे बोलते हैं कोलोजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, टक्कर भी ध्यान रखिएगा, टकराव जो हो वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। यानी अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर टक्कर है, तब तो प्रोडक्ट में चेंज होगी। ठीक है। कोलोजन, और आप जानते हैं टकराव हो, प्रॉपर हो, और साथ में उनके पास इतनी एनर्जी हो कि अगर वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हैं तभी प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो अगर मान लो कोई ए और बी है, तो आप फिर वही चीज़ है कि अगर देखते हैं सबके सब तो चेंज नहीं होंगे। आरएनएस ने बताया, क्या हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल जो चेंज होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगी ई के पावर ई अपॉन आर टी, यहाँ भी वही होगा। तो क्या कहा जाए, अब वो किसके बराबर होगी, रेट के। तो यहाँ भी वही कहेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, जो ई
के पावर ई ए अपॉन आर टी, जो इतने लोग चेंज होंगे वही होगा। यहाँ वहाँ हटाया था तो क्या कहा था, ए, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर चेंज कर दे, यहाँ ने जेड कहा है, भाई इतने फ़र्क है, जेड ए बी बस। तो हमने कहा था ये थ्योरी वही आरएनएस से आई है, जेड ए बी ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। और जेड ए बी क्या है, यही है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी है ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है। ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, ए और बी के बीच रिएक्टेंट्स जो कोलोजन फ्रीक्वेंसी है। जो बातें वहां पे थी सेम चीज़ यहाँ पे भी। और ई के पावर ई ए अपॉन आर टी क्या है, अभी बता के आया हूँ, क्या है, मोस्ट प्रोबेबल जो है क्या है, फ्रैक्शंस वाले मॉलिक्यूल हैं जो कन्वर्ट हो रहे थे। तो लिखिए इसके आगे लिखिए ई के पावर ई ए अपॉन आर टी क्या है, लिखिए फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शंस वाले हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी किसके बराबर होगी, ई ए के पास या फिर ग्रेटर होंगे उसके बराबर है, इससे ज़्यादा। तो लिखिए इसके आगे ई के पावर ई ए अपॉन आर टी, आर टी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल, एनर्जी इक्वल टू ई ए, या फिर क्या होगा इससे ज़्यादा, लिखिए इक्वल टू ई ए आर ग्रेटर देन ई ए, आर उससे ज़्यादा हो। ये रहा, ये आपको पीछे ग्राफ में बताया था कि सब के सब नहीं चेंज हुए थे, बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबल थे, एनर्जी बहुत लिए थे, लेकिन वो 50 एनर्जी मान लो अगर इन लोगों के पास 25 है, अगर 50 होता तो प्रोड में चेंज होता, 50 तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो जो पहुँचेंगे वही होगी। तो यही बराबर था, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, मोस्ट प्रोबेबल ये जो एनर्जी थी, ठीक है। तो इसको अगर जो है वहाँ पे हमने ए कहा था और यहाँ पे हमने जेड ए वी कहा, और ये जेड क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड के में कितने टक्कर होते हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। तो यही थी कोलोजन फ्रीक्वेंसी, और कोलोजन फ्रीक्वेंसी से इससे आपके फार्मूले हैं मोस्ट प्रोबेबल, पीछे आप इंटेक्स का सवाल है, ये अक्सर आता है, ये क्वेश्चन आपको लगानी होगी। और आप समझते हैं कोलोजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन से, अगर कोई ओरिएंटेशन होना चाहिए, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है तो समझ लो प्रोड में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया कि अगर मान लो ये एक गोला है, ये एक गोला है, ये है, ये गोला कुछ नहीं है, ये मतलब क्या है, मान लो अगर हमने H2I2 लिया था, याद करिए, तो अगर ये दो आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराव हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, ये आराम से किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है। अब मान लो ऐसे करके गोले हैं, ये ऐसे वाले हैं, तो इनके बीच में तो टक्कर हो रही है और इनके ये दोनों टकराव नहीं हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट में चेंज होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है तो टक्कर में कन्वर्ट होगी, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं हो रही है तो टक्कर में कन्वर्ट नहीं होगी। टकराव होती है, जैसे हम ही लोग हैं या आप सब लोग हैं, कहीं देखते हैं मॉल में कहीं टक्कर मार दिया किसी को, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट में चेंज जाकर टक्कर, तो हर टक्कर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती है, डायलॉग सुना होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे हैं कि टकराव होने से जो है प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर टकराव प्रॉपर है, एनर्जी बाहर से अच्छी मिल रही है, अगर वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटर पहुँचती है तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो है आपका लेक्चर आज यहीं तक।